Bismillahirrahmanirrahim. Chemical kinetics process today. इसमें हमने सारे reaction kinetics, chemical kinetics ये सारे डिस्कस करने हैं. तो इसमें फैक्टर्स हैं, रेट्स हैं, मेजरमेंट्स हैं और उसके साथ साथ मतलब वेरिएशंस हैं वो हमने सारे डिस्कस करने हैं. तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे वेरिएशंस क्या हैं और रिएक्शन kinetics एक्चुअली क्या है. Kinetics actually it explains how fast or how slow the reaction is और mostly इसमें जो important point है वो ये है कि rate of reactions क्या है और इसमें हम rate of reaction को तीन हिस्सों में categorize भी करते हैं. Slow reactions, fast reactions and moderate reactions. तो slow reactions में mostly रस्टिंग ऑफ आयरन है या ऐसा पेल्टिंग ऑफ रॉक्स है. तो ये ऐसे हमारे रिएक्शन हैं जो स्लो कंसिडर किए जाते हैं. फास्ट में मोस्टली आयनिक रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं. ये फास्ट रिएक्शन में कंसीडर किए जाते हैं. मॉडरेट रिएक्शंस में मोस्टली एसिडिफिकेशन है, हाइड्रोलिसिस है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं. तो ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो मॉडरेट कंसीडर किए जाते हैं. पर मेन जो पॉइंट वही है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन हमने देखनी है और उसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ इफेक्ट्स भी उसके देखने हैं कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या है, सरफेस एरिया का इफेक्ट क्या है, अगर प्रेशर का इफेक्ट क्या है, अगर हमारे कंपोनेंट्स हैं गैसेस फॉर्म हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स. ठीक है. मेनली रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी मैकेनिज्म भी इसमें आ जाता है और बहुत स्लो और फास्ट रिएक्शन भी इसमें आ जाते हैं. तो जो हमारी आउटलाइन है काइनेटिक्स की यही है कि रिएक्शन रेट्स ये हमारा एक पॉइंट है. हाउ वी मेजर रेट्स. rate law how the rate depends upon amounts of the reaction that will explain by the rate law. और समटाइम ऐसा होता है उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है. इंटीग्रेट जब हम करते हैं एक्चुअली दैट इज मैथमेटिकल पॉइंट और इसमें हम डायरेक्ट या स्लोप जो है प्रॉब्लम ये सिंपल रेट ला और इंटीग्रेटेड रेट ला कंपेयर करेंगे. हाफ लाइफ पॉइंट्स के हैं इसमें. हाफ लाइफ हमने डिस्कस करना है. आगे स्क्रीन कैसे अफेक्ट करती है, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है इसका और उसके साथ साथ हमारे एक्टिवेशन एनर्जी में या हमारे जो मैकेनिज्म्स हैं वो इसमें हमारी इसकी आउटलाइन होगी. फर्स्ट वन रिएक्शन रेट्स पे आते हैं. एक्चुअली रिएक्शन रेट्स दो तरह से देखी जाए. एक हम रिएक्टेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ से देखेंगे फिर हम कहेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अगर हम प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर हम कहेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. तो इन दोनों की कंसंट्रेशन के मुताबिक रेट को एक्चुअली रेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या फिर जनरली हम ये कहते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स. अगर रिएक्टेंट्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेट. और अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट. और अगर हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स विद चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट. और ओवरऑल जब हम रेट को देखते हैं दैट इज अ चेंजिंग पैरामीटर दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, मतलब
रेट नेगेटिव में मेजर करते हैं, और एक वेरिएबल पैरामीटर है, और इसमें फिर इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट भी आ जाते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट हम किसी इंस्टेंट में किसी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे होते हैं, तो सब इंस्टेंटेनियस रेट। और जो हमारा एवरेज रेट होता है वो हम एक दो इंस्टेंट के दरमियान की एवरेज निकाल लेते हैं, इसमें मेजर नहीं कर रहे होते, बल्कि हम दो इंस्टेंट के दरमियान की एवरेज निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमें इंस्टेंटेनियस रेट की बात इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ हमारे रेट के पैरामीटर हैं, और इसी को रिएक्शन रेट में जैसा कि है कि लिखा हुआ है कि द स्पीड एट व्हिच द रिएक्टेंट्स डिसअपीयर एंड स्पीड एट व्हिच द प्रोडक्ट्स अपीयर, इसमें आगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन and increase in concentration of the product. तो मुख्तलिफ वेरिएशंस हम इसको मेजर कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो मेंशन किया हुआ है, या एवरेज रेट जो मेंशन किया हुआ है, तो ये हम उसकी कंसंट्रेशन ले रहे होते हैं एज मोल्स पर मिनट। केमिकल काइनेटिक्स में जैसे ए और बी है, जिसमें अगर हम ए के हिसाब से रेट मेजर करेंगे तो नेगेटिव साइन दैट मींस के डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, और ओवरऑल ये कंसंट्रेशन कम हो रही होती है। और अगर हम प्रोडक्ट के देखेंगे तो प्रोडक्ट में इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, पॉजिटिव साइन से हम इसे मेंशन करेंगे दैट शुड बी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, ओवरऑल क्योंकि ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, उसको हम नेगेटिव लगाते हैं यहाँ पे, और बी की कंसंट्रेशन के साथ नेगेटिव नहीं लगाते हैं, सब पॉजिटिव रहेगा। ये एक जनरलाइज्ड रिएक्शन है, इसमें दो रिएक्टेंट्स और दो प्रोडक्ट्स ही होंगे। अगर हम रिएक्टेंट्स को देखेंगे, देखिए इसके नीचे ऑप्शन लिखा हुआ ए और बी के दरमियान और नेगेटिव साइन है, और सी और डी के लिए जो प्रोडक्ट्स इसको इंक्रीज लिखा हुआ है, और इसके प्लस पॉजिटिव साइन से, मतलब ए भी नेगेटिव साइन, बी भी नेगेटिव साइन, सी और डी जो है वो यहाँ से पॉजिटिव साइन से इसको डिनोट करेंगे। अब इस पे फैक्टर्स कौन कौन से अप्लाई होते हैं? फैक्टर्स में टेम्परेचर है, और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। Reason is that by increasing the temperature, kinetic energy of the molecule is increased, and due to this, the Gaussian orientations of the molecules are increased, and due to orientations, our Gaussian rate of reaction is also increased. So temperature is also directly proportional to kinetic energy. Arrhenius equation also explains the relation of the temperature with the rate constant or rate of the reactions. The other component is concentration of the reactants. So concentration of reactants is also directly proportional to rate of the reaction. As the concentration of reactants is increased, the reaction rate should be more as compared to the concentration is increased. So it will depend upon the order of the reaction, how many times the rate of reaction is increased by the concentration of the reactants. So it will depend upon the concentration overall. It is directly proportional to the concentration of reactions as well. As the concentration of reactants will increase, the molecules will collide. The collision of the molecules will also increase, and due to the collision, the reactions increase. So the concentration of reactants is also directly proportional to the rate of reaction. Catalyst is another factor for the rate of reaction. Obviously, catalyst decrease the activation energy, as activation energy is the amount of energy required to initiate the reaction for the bond breakage or formation. So that process is called catalysis. And by using the catalyst, the activation energy is decreased, and easily reactants will be converted to the product. So catalysis also affect the rate of reaction as well. Surface area of the solid components. So surface area is also directly proportional to the temperature. Because higher the surface area, more is the probability of the components to absorb or to to be in contact with each other. So actually the surface of the solid is the main space which will provide a room for the components or reactants to come in contact and react with each other. तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे, वहाँ पे सरफेस पर अटैच करेंगे, and more of the probability of the reaction as well. So surface area is also directly proportional to the rate of the reaction.
pressure of the gases reactants or products also will increase the number of collisions. So by increasing the number of collisions, rate of reaction is also increased. इसमें एक और हम रेडिएशंस का भी फैक्टर पढ़ते हैं, but radiation factor is only applicable for photochemical reactions. So photochemical reactions as photosynthesis and some other type of the photochemical reactions are also involved in this mechanism as well. So these are the main factors which can increase or decrease the rate of reaction by changing its parameters. So the next one is reaction rate examples, as we have defined the rate of the reaction. Actually rate of reaction में हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, that is converted into alcohol and HCl. तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहाँ पे रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो रेट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? अगर हम रिएक्टेंट लेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन के साथ नेगेटिव साइन नीचे मेंशन करें C4H9 से डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और अगर हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं फिर हम उसके मुताबिक प्रोडक्ट के मुताबिक देखेंगे C4H9OH उसकी कंसंट्रेशन देखेंगे। अब यहाँ पे जो ग्राफ यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये ग्राफ y एक्सिस पे कंसंट्रेशन दी है C4H9Cl। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट में हम देखते हैं तो इन स्टार्ट the concentration of the reactant is very high. With passage of time, as we move 100 seconds, 200 seconds, 300 seconds, the concentration of reactant will decrease gradually. तो इसमें हमारे पास ये जो रेट डिटरमिन करने का जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, तो ये है कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेंजेस कितने हैं। तो इन पॉइंट्स में हम y एक्सिस पे इनकी कंसंट्रेशन divided by x axis पे हम क्या कर लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, चेंज इन टाइम. So change in concentration divided by change in time, it will confirm the rate of the reaction. So the concentration of reactants and products, it might be we can calculate by using the reactant or some type of products. It depend करता है कि हमारी nature of the composition क्या है, nature of the reaction क्या है, और उसके साथ साथ हम किस कंपोनेंट को reactant या product किसको easily मेजर कर सकते हैं। तो पर ये हमारा केमिकल मेथड है और इस केमिकल मेथड से हम आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल मेथड भी हम अप्लाई करते हैं, तो इस तरह से नहीं होते ग्राफिकल फॉर्म में। तो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ली हुई है, उसका कंसंट्रेशन भी लेते हैं, उसमें कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करनी है, जिसमें कि मतलब टेक्निक्स मतलब टेक्निक्स हैं, और उस टेक्निक्स में अगर हम देखें उसमें स्पेक्ट्रोमेट्री है, उसमें कैलोट्रोमेट्री है, उसमें कंडक्टोमेट्री है, उसमें ऑप्टोमेट्री है, उसमें रिफ्रैक्टोमेट्री है, ये सब टेक्निक्स हैं। जैसे हम स्पेक्ट्रोमेट्री में देखें, वहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम यूज करते हैं फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस ऑफ द कंपोनेंट्स। कंडक्टोमेट्री में हम कंडक्टोमीटर यूज करते हैं तो मेजर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। रिफ्रैक्टोमेट्री में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया जाता है, और ऑप्टोमेट्री में ऑप्टिकल रोटेशन मेजर की जाती है। डायलेटोमेट्री में हम डायलेटोमीटर यूज करके उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो इन पैरामीटर में हम उस प्रॉपर्टी में देखते हैं कि चेंज कितना आ रहा है। डायलेटोमेट्री में हम चेंज इन कंडक्टेंस मेजर करते हैं, ऑप्टोमेट्री में हम चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करते हैं, और जो हमारी बाकी हमारे जो स्पेक्ट्रोमेट्री उसमें एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस मेजर करते हैं, तो उसके मुताबिक फिर हम उसको रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, कारण वो भी जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होती है तो वैसे ही एक्चुअली उनकी कंडीशन चेंज होती है। मतलब अब हम ये कहेंगे एक रिएक्टेंट था स्टार्ट में, उसकी एब्जॉर्बेंस चेंज होगी, ऑब्वियसली उसकी कंसंट्रेशन चेंज हुई है तो उसकी एब्जॉर्बेंस चेंज हुई, उसकी कंसंट्रेशन चेंज हुई है तो उसकी कंडक्टेंस चेंज हुई है, उसकी कंडक्टेंस चेंज हुई है तो उसकी रोटेशन चेंज हुई है। तो बेसिकली हमारा जो थीम है वही कंसंट्रेशन का ही है। हाँ, हम मुख्तलिफ फिजिकल मेथड से उसको डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद रिएक्शन लॉ पे हम आ जाए। रिएक्शन लॉ एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, और उस रिप्रेजेंटेशन के जरिए हम इसको जब स्टडी कर रहे होते हैं, इसको रिएक्टेंट है हमारा और प्रोडक्ट है, तो इसके मुताबिक हम उसको देखते हैं कि हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस तरह से इन्वॉल्व है।
जैसे कि रेट ला अगर हमें रिएक्शन पे लिखना है किसी का, जैसे ये हमारे पास एक एटीएन है, ए के मोल्स एम हैं और बी के मोल्स एन है, तो वो हमारे ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और उसके एक्सपोनेंट भी यहाँ पे गिवन है। सो ओवरऑल जो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसके सम ऑफ एक्सपोनेंट हम करेंगे, एम प्लस एन जैसे हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। रेट लॉ को अगर डिटरमिन करना हो तो फिर हम डायरेक्ट तो नहीं देखते, हम फिर इसमें देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व इन रेट डिटरमिनेशन। जैसा कि यहाँ पे ClO2 है, ClO2 पे 2 मोल्स नहीं बल्कि उसको 1 मोल दिया गया है, तो अगर हम इसका एक्सपोनेंट लेते हैं तो ये 1 आ जाएगा, इसका और फ्लोरीन का 1 आ जाएगा। ओवरऑल हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा कि हमारा जो है कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे थे ओवर रेट स्टेप में। जैसे कि यहाँ पे ये H2 और I2 को मेंशन करते हैं, तो H2 की कंसंट्रेशन और I2 की कंसंट्रेशन है। अब जो ClO नेगेटिव 1 है, इसके 3 है, डजंट मीन दैट 3 मोल्स आर इम्पोर्टेंट, it might be 2 moles to be important। ओवरऑल तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हम थियोरेटिकली नहीं मेजर करते, बल्कि हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम उसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे वो कैसे प्रोसीड किया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की तरफ अगर हम आए तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ये सारी हमारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो जीरो ऑर्डर में अगर देखा जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट अपॉन द one concentration, and in third, second order and third order, so the exponent should be according to the situation. When we plot a graph between uh, concentration as and rate of the reaction. So when the graph is plotted between rate of the reaction and concentration in zero order reaction on y-axis, if we plot a rate and excessive concentration, so by changing concentration, rate of reaction doesn't change. So there should be a parallel line in this graph. But in case of first order, by doubling the concentration of the reactant, the rate should be doubled. By tripling the concentration of the reactant, rate should be tripled. And there should be a positive slope between rate and concentration. X-axis पे concentration ली जाए, y-axis पे rate लिया जाए. जैसे जैसे concentration बढ़ाई जाएगी, rate of reaction वैसे increase हो जाएगा. 2 times पे rate, 2 times, 3 times पे rate, 3 times, 4 times पे rate, 4 times. But in second order kinetics, if the concentration of reactants is doubled, then the rate will increase 4 times. 4 times rate वहाँ पे increase हो जाएगा, क्योंकि 2 का exponent square आ जाता है। जब 2 का square आ जाएगा तो फिर उसके हिसाब से ये कहता है कि 4 टाइम रेट बढ़ जाएगा। अगर हम 3 कर देंगे, हमारे पास अगर 3 का एक्सपोनेंट हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर है, 9 टाइम्स रेट वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। In third order, if we increase the concentration twice, then the rate is increased 8 times. ठीक है, क्योंकि वो थर्ड ऑर्डर है तो हमारा एक्सपोनेंट 3 रहेगा। तो जब हम उसमें कंसंट्रेशन डबल करते हैं, 2 करते हैं, तो 2 का एक्सपोनेंट 3 दैट शुड बी 8 टाइम्स। और अगर हम 3 कंसंट्रेशन करेंगे तो 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब जो हो जाएगा वो 27 टाइम्स लेकर नीचे वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। पर ये हमारे मुख्तलिफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन का इफेक्ट है वो वैसे ही आ सकता है इसी के साथ। तो मुख्तलिफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जिसकी ये डेरिवेशन भी दी जाती है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर की, फिर उसको हम डिफरेंशियल मेथड और इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम उसको मैथमेटिकली इसको सॉल्व भी करते हैं। और जीरो ऑर्डर में अगर हम देखें तो जीरो ऑर्डर में हमारा जो ओवरऑल एक्सप्लेन किया जाएगा वो हमारा ग्राफ जिस तरह से आ रहा होता है जब इसको इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम देखें, फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास एग्जांपल एक गिवन है, आइसोनाइट्राइल और नाइट्राइल, मिथाइल आइसोनाइट्राइल है और मिथाइल नाइट्राइल है, एक दूसरे में इंटरकन्वर्जन अगर हम कर रहे होते हैं, दैट्स कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। और इसमें अगर हम आइसोनाइट्राइल कंसंट्रेशन देखेंगे तो शुरू में आइसोनाइट्राइल की कंसंट्रेशन मैक्सिमम, बट एज द टाइम प्रोसीड the concentration of isonitrile is decreased, so it is gradually decreased, so it should be the first order kinetics as well, as according to
the concentration of the components CH3 and C. So for the one, first order kinetics, integrated forms and simple forms are given against time and the concentration of the components. So in further one, these are in case of second order kinetics, वही तो आता था सबसे ज्यादा मुझे वो आता था और एक लाइन याद A is the concentration and there should be some time initial concentration as well. So second order kinetics is also measured monkey frog time and concentration. हाँ हाँ मैंने थर्मल लगाया वो है तो सारे एक ही जैसे मैंने तो क्रोकोडाइल भी इसमें भी होती है बहुत भी था और टॉलरेंस Aisha Ruba was see half-life in half-life process in half-life actually half-life is the time duration in which half of the component is converted into product. जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास 150 है तो 150 से फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन 75 बची सेकंड हाफ लाइफ के बाद उसकी कंसंट्रेशन 37.5 ऐसे जैसे जैसे भी हमारी हाफ लाइफ बढ़ती जाएंगी तो ओवरऑल जो उसकी कंसंट्रेशन है वो जाएगी। ठीक है हाफ लाइफ में जो इसका स्केच है इसमें से काफी वेरिएशन आती है क्वेश्चन की। असल में हाफ लाइफ में कंज्यूम्ड अमाउंट भी पूछी जा सकती है और रिमेनिंग अमाउंट भी पूछी जा सकती है। टोटल टाइम ड्यूरेशन बता के हाफ लाइफ भी पूछी जा सकती है। हाफ लाइफ बता के टोटल टाइम पूछा जा सकता है। हाफ लाइफ बता के टोटल अमाउंट पूछी जा सकती है। उसके एंगल में इस क्वेश्चन के अमूमन हम ये देखते हैं अगर आप इसको स्केच आउट कर रहे हैं जब हम जीरो टाइम पे खड़े होते हैं तो जीरो टाइम पे हमारी 100% अमाउंट रिमेनिंग होती है रिएक्टेंट्स की होती है और 0.0% अभी कंज्यूम होता है। जैसे हम फर्स्ट हाफ लाइफ पे जाते हैं तो फर्स्ट हाफ लाइफ में हमारे पास 50% अमाउंट कंज्यूम हो जाएगी और 50% अमाउंट रिमेनिंग में आ जाएगी। ठीक है अब जब हम सेकेंड हाफ लाइफ पे जाएंगे अब रिमेनिंग 25% रह जाएगी और कंज्यूम 75% हो जाएगी। जब हम थर्ड हाफ लाइफ पे जाएंगे तो रिमेनिंग 12.5 हो जाएगी और कंज्यूम 87.5 हो जाएगी। तो इस तरह जिससे जैसे हम हाफ लाइफ बढ़ाते जाएंगे तो मजीद से मजीद हमारी अमाउंट जो है क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब हाफ लाइफ का ये मतलब नहीं है कि अगर किसी की हाफ लाइफ 30 मिनट्स है तो 30 मिनट्स में वो 50% कंज्यूम हो गया और अगले 30 मिनट्स में वो बाकी सारा कंज्यूम हो गया। इट डजंट मीन इसका मतलब ये है कि पहले 30 मिनट्स में अगर वो हाफ कंज्यूम हो गया अगले 30 मिनट्स में वो जो रिमेनिंग था उसका हाफ कंज्यूम होगा फिर अगले 30 मिनट्स में उनके रिमेनिंग जो मजीद बच गया होगा उसका हाफ कंज्यूम होगा। तो इस तरह से हमारी अमाउंट जो है वो हाफ लाइफ में चेंज हो जाएगी। ठीक है तो इसमें हम कैलकुलेट भी करते हैं मुख्तलिफ ऑर्डर के हाफ लाइफ में उसमें कांस्टेंट भी यूज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर के हमारे पास कांस्टेंट है p हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आई क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन n-1 होता है और अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो n1 - 1 is equal to 0 if the concentration of component is 0 then it should be the concentration of the component is mentioned in this degree.
So T half life is equal to 0.693 divided by K. That is for first order. For second order, T half should be equal to 1 divided by K. For third order, it should be equal to 1.5 divided by K square. Because the general formula is half life n is equal to is directly proportional to 1 divided by A and n minus 1. And n is the order of the average. So here is a question. What is the half-life identified with the composite rate of this time? So that is a equation, and according to this equation, when they can when the values are put into the equation, so we can find the half-life as mentioned 20 minutes. This is also a graphical representation of first order, in which first half-life 1 by 2 half should be the amount, and in second half life 1 by 4, and in third half life it should be 1 by 8, and in fourth half life it should be 1 by 16, and by fifth it should be 1 by 32. So इसमें जो concentration में change आता है वो 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8 और 8 से 16. मतलब it doesn't mean कि 2 से 3 या 3 से 4 या 3 से 5, 5 से 6 ऐसा नहीं होता. इसमें changes आती हैं. वो फर्स्ट हाफ लाइफ में जो अमाउंट रिमेनिंग होगी 1 by 2 होगी, सेकंड 1 by 4 हो जाएगी, तो उसी के हिसाब से उसकी कंसंट्रेशन बैलेंस रहेगी. जिस तरह कि यहाँ पे है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, अब फर्स्ट हाफ लाइफ पे आधे मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होकर रह गए, सेकंड हाफ लाइफ पे जैसे कि 8 थे अब 4 रह गए, नेक्स्ट हाफ लाइफ पे ये 2 रह गए. ओके, इस तरह हम मुख्तलिफ हाफ लाइफ पे जब हम चलते हैं तो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी. कंज्यूम कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाती है. सेकंड ऑर्डर में जो ग्राफ है वो टी हाफ इज इक्वल 1 by Ka, और थर्ड ऑर्डर में 1 by Ka स्क्वायर ये मेंशन किया जाता है. इक्वेशंस हैं मुख्तलिफ ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस के लिए. डेरिवेशन रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, as well integrated rate law and half life. These are some equations, और इसमें इन इक्वेशन को अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, ये सिंपल रेट ला है फर्स्ट ऑर्डर में हमारा, सेकंड ऑर्डर में स्क्वायर, एंड थर्ड ऑर्डर it should be a to d r b a b. further reaction mechanism अगर देखें, the sequence of the events that describe the active process of the reactants become products is called the reaction mechanism. और reaction mechanism में मुख्तलिफ चीजों का हमें ख्याल करना होता है. हमारे कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं जो reaction mechanism में इन्वॉल्व हैं. Either the reaction is a single step reaction or it might be multiple step mechanism. So furthermore, reaction mechanism can be calculated here as 2NO plus O2 that gives us 2. So main step, elementary step, is nitric oxide will react with nitric oxide to form the N2O2, and the further one, N2O2 will react with more oxygen to develop NO2. So according to this mechanism, the rate determining step should be the slowest step in the reaction, and it should also be the slowest step of the whole reaction steps. So as we have to find the elementary step or rate of the reaction, the first step should be involved for rate of the reaction as well. So rate law in different steps is rate equation sum of the exponents of the elementary steps is given overall balanced equation of the reaction. So these can be calculated from different ways by using the rate law equations. So furthermore, reaction mechanism depends upon path, mechanism, and it is several steps. We have to find the molecularity, we have to find the order of action. So unimolecular, bimolecular, termolecular, it depends upon the number of molecules involved. If one molecule is unimolecular, 2, then bimolecular, and 3 is termolecular. So that's the representation about the molecularity of